हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्याओचिन को मालूम हुआ कि ज़ाओलिनीर ने गू फैमिली के कुछ गुंडे उसे मारने के लिए भेजे थे। इसलिए वो गुस्सा होकर ज़ाओलिनीर के पीछे चला जाता है ताकि इस बार वो उसे जान से मारकर हमेशा हमेशा के लिए ये किस्सा ही खत्म कर दे। लेकिन ज़्याओचिन जैसे ही गू फैमिली के अड्डे पर पहुंचा तभी अचानक उसने महसूस किया कि ज़ाओलिनीर तो पहले ही बेहोश पड़ी थी। किसी ने उसे पॉइजन देने की कोशिश करी, जो कि कोई और नहीं बल्कि गू फैमिली का जनरल ही था। लेकिन दूसरी तरफ गू फैमिली के यंग मास्टर और ज़ाओलिनीर को लगता है कि ये पॉइजन देने वाली गिरी हुई हरकत ज़्याओचिन ने करी है, इसलिए ये दोनों ही यहाँ ज़्याओचिन की जान के पीछे पड़ गए थे। ज़्याओचिन कैसे तैसे इन लोगों से अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गया, जहाँ वो इन लोगों को गुमराह करने के लिए गलत रास्ते की तरफ भेज देता है। खुद वो चलते चलते एक अजीब सी केव में आ गिरा था, जहाँ उसे कुछ क्रिस्टल्स में समाई हुई ड्रैगन एसेंस एनर्जी मिल चुकी थी। इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद ज़्याओचिन वहाँ से जैसे ही निकलने लगा तभी अचानक उसे अपने सामने कुछ बीज दिखाई दिए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ज़्याओचिन देखता है कि एक फ्लाइंग वुल्फ बीस्ट 3 स्केलेटन वॉरियर्स के पीछे पड़ा हुआ था, जिन्हें वो मारने की अपनी हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये फ्लाइंग वुल्फ बीस्ट इस केव का रखवाला होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो 3 स्केलेटन वॉरियर भी काफी ज्यादा अजीब थे, जिनमें से एक मंकी टाइप दिखने वाला था। उसकी पावर ये थी कि वो जमीन के अंदर जा सकता है, जबकि बाकी के 2 स्केलेटन वॉरियर्स की भी अपनी अपनी अलग अलग पावर थी और ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये लोग उस वुल्फ बीस्ट से खुद को बचा सके। इसी तरह से भागते भागते अचानक से उनमें से एक वुल्फ वॉरियर यहाँ ज़्याओचिन के पास आ गया था और वो ज़्याओचिन को देखकर फौरन से अपनी जगह पर रुक जाता है। दूसरी तरफ ज़्याओचिन भी उसे देखकर चौकन्ना हो गया था, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये वॉरियर मुझ पर हमला करेगा, क्योंकि फिलहाल ये लड़ने का सही वक्त नहीं। और उसका अंदाजा बिल्कुल सही रहा, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस रेड मुंह वाले स्केलेटन ने एक पत्थर उठाते हुए फौरन से यहाँ वुल्फ बीस्ट पर हमला कर दिया, ताकि वो इस वुल्फ बीस्ट को अपने पीछे लगा सके, जो कि हुआ भी, क्योंकि इस वुल्फ बीस्ट की नजर उस रेड मुंह वाले स्केलेटन पर पड़ गई थी, जिसे फॉलो करते हुए अचानक वो एक एनर्जी ब्लास्ट का इस्तेमाल करते उसे जान से मार डालता है। ये देखकर तो ज़्याओचिन परेशान होते हुए कहता है कि आखिर इसने ये क्या कर दिया, इसने जानबूझकर मुझे मुसीबत में डाल दिया। खुद तो इस कमीने स्केलेटन ने अपने टुकड़े करवा दिए, जबकि ये वुल्फ बीस्ट अब मुझे नहीं छोड़ेगा। जबकि हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। हम देखते हैं कि अचानक वो वुल्फ बीस्ट यहाँ ज़्याओचिन पर हमला करने के लिए उस पर जंप कर देता है, जिसे डॉज करते हुए ज़्याओचिन पीछे की तरफ मूव करते हुए कहता है कि इस वुल्फ बीस्ट की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है, मुझे इसकी रफ्तार स्लो करने के लिए कुछ करना होगा। यहाँ इससे पहले कि वो वुल्फ बीस्ट दोबारा अपने पूंछ का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओचिन पर हमला कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्याओचिन तेजी के साथ हवा में जंप करते हुए अपने हाथ में मौजूद क्रिस्टल को फौरन से यह वुल्फ बीस्ट की कमर में घोंप देता है, जिसकी वजह से तो उस वुल्फ बीस्ट को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो दर्द से चिल्लाते हुए यहाँ ज़्याओचिन को अपनी पीठ से उतारने की हर एक मुमकिन कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ ज़्याओचिन भी लगातार उस ड्रैगन क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए लगातार इस वुल्फ बीस्ट को इंजर पर इंजर करता ही जा रहा था। वुल्फ बीस्ट से अब ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो अचानक ही ऊंचाइयों की तरफ उड़ते हुए ज़्याओचिन को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद अब वुल्फ बीस्ट के बदला लेने की बारी थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से ज़्याओचिन पर झपट्टा मारते हुए उसे खाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ज़्याओचिन भी अपनी ड्रैगन क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता जा रहा था, लेकिन वुल्फ बीस्ट की ताकत यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि उसने ज़्याओचिन को धकेलते हुए कोने तक घसीट दिया। दूसरी तरफ ज़्याओचिन भी अपने मन में कह रहा था कि ये वुल्फ बीस्ट काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं अकेले ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वुल्फ बीस्ट अपनी थर्ड आई को भी ओपन कर रहा था, जिससे वो एक लेजर बीम अटैक करने वाला है। अगर एक बार उसने ये अटैक ज़्याओचिन पर चल दिया तब तो ज़्याओचिन किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वो रेड मुंह वाला स्केलेटन यहाँ पर ज़्याओचिन को ऐसा करता हुआ देखकर खुश होते हुए कहता है कि ये लड़का तो कमाल का है, इसने अकेले ही उस बीस्ट को किनारा करते हुए हम लोगों को मौका दे दिया। यही सही मौका है इस बीस्ट पर हमला करके इसे पूरी तरीके से खत्म कर देने का। जो सारी बातें वो अपने दोस्तों से कह रहा था, और अचानक ही हम देखते हैं कि वो रेड मुंह वाला स्केलेटन दोबारा से जुड़ने शुरू हो गया, जबकि साथ ही साथ वो ज़्याओचिन की मदद करने के लिए अपने हाथ को तीसी के साथ आगे की तरफ भेजते हुए यहाँ वुल्फ बीस्ट के मुंह पर पंच भी कर देता है, जिसकी वजह से वुल्फ बीस्ट का थर्ड आई लेजर बीम यहाँ ज़्याओचिन को नहीं लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मंकी स्केलेटन फौरन जमीन के अंदर से बाहर आते हुए यहाँ वो वुल्फ बीस्ट का पैर पकड़ चुका था। तीसरा स्केलेटन वॉरियर भी यहाँ पर अपनी भाइयों की मदद करने के लिए तीसी के साथ जंप करते उस वुल्फ बीस्ट की पूंछ पकड़ लेता है। ज़्याओचिन भी सामने की तरफ से यहाँ ड्रैगन क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए उस वुल्फ बीस्ट पर पूरी तरीके से तनाव लगा रहा था। अब यहाँ पर फाइनल अटैक की बारी थी, जिसके लिए हम देखते हैं कि रेड मुंह वाला स्केलेटन तीसी के साथ खुद को जोड़ते हुए यह वुल्फ बीस्ट पर हमला करके एक हड्डी को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन लोगों ने टीम वर्क करते हुए बेरहमी के साथ उस वुल्फ बीस्ट को जान से मार दिया था। ज़्याओचिन तो हैरानगी के साथ इन अजीबो गरीब स्केलेटन वॉरियर्स को देख रहा था, जिन्हें देखते हुए वो अपने मन में कहता है कि ये इतने ज्यादा समझदार तो नहीं लग रहे, लेकिन इनका टीम वर्क कमाल का है। इन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया इस बीस्ट को मारने के लिए ताकि ये लोग इसके क्रिस्टल्स को हासिल कर सके।
इसलिए बेहतर ये है कि मैं इन लोगों से पंगा ना लूं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सब सोचते हुए ज़्याओचेन वहाँ से जाने लगा। दूसरी तरफ वो स्केलेटन वॉरियर जो कि अपने क्रिस्टल्स हासिल कर चुके थे, उनमें से मंकी स्केलेटन ज़्याओचेन की तरफ ही देखता है, जिसकी बॉडी से एक क्रिस्टल नीचे गिर गया। इसलिए वो अपने मन में सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग ज़्याओचेन को भी पकड़ ले, अगर उसकी बॉडी में क्रिस्टल्स हुए तो हमारे ये बहुत सारा काम आएगा। ये सब सोचने के बाद वो मंकी स्केलेटन रेड मुंह वाले स्केलेटन से भी बिल्कुल यही बोलता है कि इस लड़की के पास जरूर कुछ क्रिस्टल्स है, क्यों ना हम इसे मारकर इसके क्रिस्टल्स ले ले। लेकिन दूसरी तरफ वो रेड मुंह वाला स्केलेटन काफी ज्यादा समझदार था। वो इन लोगों को समझाते हुए कहता है कि नहीं, इस लड़के को मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्यों ना हम इस लड़के को भी अपनी टीम में मिला ले, क्योंकि अगर ये हमारा साथ देगा तो हम और ज्यादा बीस्ट को मार पाएंगे और हमें बहुत सारे क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों को बातें करना नहीं आती, करके ही बात करते हैं। यहाँ रेड मुंह वाले स्केलेटन की ये सारी बातें सुनकर मंकी स्केलेटन भी उसे बताता है कि बॉस, मैं भी तो यही बोल रहा था। जो सुनकर तो रेड मुंह वाले स्केलेटन ने उसे एक जोरदार जापड़ दे मारा, क्योंकि उससे भी याद था कि मंकी स्केलेटन उसे यही कह रहा था कि हमें इस लड़के को मार देना चाहिए। और अब देखो कैसे पलट रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों स्केलेटन ने यहाँ ज़्याओचेन को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसे फॉलो करते करते ये लोग स्वाम्प वाइन फॉरेस्ट आ जाते हैं। दूसरी तरफ ज़्याओचेन को भी महसूस हो रहा था कि कोई तो उन्हें फॉलो कर रहा है, इसलिए वो अचानक ही इन लोगों की नजरों के सामने से गायब हो जाता है। इसलिए ये तीनों स्केलेटन वॉरियर ज़्याओचेन को ही ढूंढ रहे थे कि अचानक वो कहाँ चला गया। तभी पलक झपकते ही ज़्याओचेन तीसरे के साथ जमकर तो इन लोगों के पीछे आकर कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुनकर दूसरी तरफ रेड मुंह वाला स्केलेटन यहाँ ज़्याओचेन को इशारा करते हुए कहता है कि सामने की तरफ मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े विंग्स वाला एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। ज़्याओचेन को उसकी ज्यादा बातें तो समझ नहीं आती, लेकिन वो उसके इशारों को समझते हुए कहता है कि कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि सामने की तरफ खतरा है, जिस पर रेड मुंह वाला स्केलेटन उसे हमें सर हिलाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों पर एक परिंदा नजर रख रहा था, जो कि गू फैमिली के यंग मास्टर का है और इसका काम था ज़्याओचेन की तलाश करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ गू फैमिली के यंग मास्टर और ज़ाओ लिनिर पर आ जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ कहीं दूर आ चुके थे। पूरा दिन बर्बाद करने के बाद ये लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि वो लड़का तो एक नंबर का कमीना है, उसने जानबूझकर हम लोगों को गलत रास्ते भेज दिया था। पूरा दिन गंवाने के बाद भी हम उसे ढूंढ नहीं पाए, पता नहीं वो कहाँ जा चुका होगा। लेकिन अगर एक बार वो मेरे हाथे चढ़ गया तो मैं उसे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे किए की सजा जरूर दूंगा। यहाँ ये लोग इसी तरह की बातें करते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक यंग मास्टर यहाँ पर अपने साथियों को रोकते हुए कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस आइलैंड पर एक जगह है जिसे डीप स्वैम्प के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक्सट्रीमली टेरिफाइंग अनडेड किंग रहता है और उस अनडेड किंग का ऑरा मुझे महसूस हुआ, इसलिए सामने की तरफ खतरा है। जो सुनकर मिस ज़ाओ लिनिर जवाब देते हुए कहती है फिर तो हमें आगे की तरफ ही बढ़ना होगा, क्योंकि जो जगह जितनी ज्यादा खतरनाक होगी वहाँ पर छुपना उतना ही ज्यादा आसान है। जितना मैं ज़्याओचेन को जानती हूँ, मुझे लगता है कि वो यकीनन इसी एरिया में कहीं न कहीं छुपा होगा। इसलिए गुयान, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ आगे बढ़कर इस काम में मेरी मदद करो। जो सुनकर अचानक से गुयान अपनी बात पर पलटते हुए कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम जैसी प्रिंसेस को ये लगता है तो शायद तुम्हारा ये अंदाजा ठीक होगा। इसलिए मैंने पहले ही वहाँ पर अपने कुछ परिंदे बेच दिए थे, जो कि स्पेशली उसी इलाके में ज़्याओचेन की तलाश कर रहे हैं। अगर उन लोगों को ज़्याओचेन दिख गया तो वो फौरन हमें वापस आकर रिपोर्ट करेंगे। जो सब अभी गुयान कह ही रहा था, तभी अचानक उसे अपना वही जासूस परिंदा दिख गया, जिसे देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि मेरा रेवन आ गया। शायद इसे कुछ मालूम हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खास रेवन है। जो सब कहने के बाद वो रेवन की आंखों में देखता है, जहाँ पर उसे ज़्याओचेन की लोकेशन मिल चुकी थी। इसलिए ये लोग फौरन अपने साथियों के साथ मिलकर तेजी के साथ उसी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ वापस से ज़्याओचेन पर आ जाता है, जिसने इन स्केलेटन वॉरियर्स की सारी बातें समझ ली थी। इसलिए वो इन लोगों से कहता है कि पिछली बार तो हम लोग किसी न किसी तरह उस वुल्फ बीस्ट से बच गए, लेकिन अगली बार हमें जरा और ज्यादा सावधान रहना होगा। और याद रखना, अगली बार तुम लोग बिना बताए मुझे बलि का बकरा भी नहीं बना सकते। जिस पर तो वो स्केलेटन वॉरियर्स एग्री थे, इसलिए उन लोगों ने ज़्याओचेन के साथ दोस्ती कर ली। दूसरी तरफ ज़्याओचेन भी इन लोगों का दोस्त बनने के बाद सबसे पहले इन लोगों को दोस्ती का एक तोहफा देता है। उसके पास कुछ क्रिस्टल्स मौजूद थे, जो कि वो इन स्केलेटन वॉरियर्स को ऑफर करते हुए कहता है कि लो, तुम इन्हें रख लो, ये मेरे किसी काम के नहीं। दूसरी तरफ उन तीन स्केलेटन वॉरियर्स ने भी खुशी खुशी ज़्याओचेन से एक क्रिस्टल्स ले लिया था। ज़्याओचेन अपने इन तीनों अजीबो गरीब दोस्तों को देखकर कहता है कि चूंकि अब आगे से हम लोग सफर एक साथ करने वाले हैं, तो इसलिए मुझे तुम लोगों को कुछ न कुछ नाम तो देने होंगे, ताकि फ्यूचर में तुम लोगों को आसानी के साथ मैं नाम लेकर पुकार सकूं। सबसे पहले तो तुम लोग इमोर्टल बीइंग्स हो। तुम तीनों को देखकर मुझे एक लेजेंडरी कहानी याद आती है, जो कि हमारे ह्यूमन वर्ल्ड्स में काफी ज्यादा मशहूर है। उस कहानी का नाम 10 किंग्स ऑफ हेल था, इसलिए मैं तुम लोगों को उन्हीं कैरेक्टर की बेस पर नेम दूंगा। सबसे पहले रेड मुंह वाले स्केलेटन का वो नाम रखते हुए कहता है कि आज से तुम्हारा नाम है किंग यामा। दूसरे स्केलेटन वॉरियर का नाम वो रखते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम है किंग गुआन।
और सबसे आखिरी मेरे शरारती क्यूट से मंकी बीस्ट, तुम्हारा नाम है मंकी किंग। ये नाम तो मंकी किंग को काफी ज्यादा पसंद आया, पर तभी अचानक उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए कुछ लोगों की आहट सुनाई देती है, जो देखकर ज़ाओचिन भी हैरान होकर उससे सवाल करते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जिस पर मंकी किंग उसे हाथों से इशारा करते हुए बताता है कि कुछ लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ज़ाओचिन ये देखकर समझ गया था कि वो लोग कोई और नहीं, जरूर ज़ाओलिनीर और गु यान होंगे। इसीलिए वो धीरे से किंग यामा की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि पिछली बार तुमने मुझे चारा बनाते हुए उस बीस्ट का शिकार तो कर लिया दोस्त, मैंने उसमें तुम्हारी मदद करी थी, तो क्यों ना अब तुम लोग मेरे एहसान का बदला चुकाओ। इस बार मुझे तुम लोगों की जरूरत है। जो सुनकर किंग यामा कहता है कि लो फंस गए, अभी तो दोस्ती भी सही से नहीं हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग पीछे की तरफ निशान छोड़ते हुए यहाँ आउटर स्वाम्प वैली रोन की तरफ रवाना हो गए। जिन निशानों को फॉलो करते करते गु यान और ज़ाओलिनीर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग कह रहे थे कि हमें ये लोग पहले वाइन फॉरेस्ट में तो नहीं मिले, हम लोगों ने वहाँ पर पहुंचने में काफी ज्यादा देर कर दी थी और निशानों को फॉलो करते करते हम लोग यहाँ पर तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों को कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तभी अचानक गु यान की नजर वही हाल ही में जली हुई आग पर पड़ गई थी, जिसे देखकर उसे समझ आ गया कि वो लोग यकीनन यहीं पर आसपास कहीं होंगे, क्योंकि ये आग अभी बिल्कुल ताजा ही लग रही है। इसलिए जल्दी से चारों तरफ फैलते उन लोगों की तलाश करना शुरू कर दो। गु यान का ये ऑर्डर सुनकर वहाँ पर मुझे सारे के सारे सिपाही बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ये लोग चारों तरफ फैलते हुए यहाँ ज़ाओचिन की तलाश कर रहे थे, पर तभी अचानक वहाँ एक सोल्जर के सामने एक कटा हुआ हाथ आकर गिरा, जो कि किंग यामा का था। इस कटे हुए हाथ को देखकर तो पहले उस सोल्जर का त्राह ही निकल गया। वो खुद को संभालते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का बदसूरत हाथ है, आखिर ये किस तरह का डरावना हाथ है, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जो कहते साथ ही वो गुस्से से उस हाथ को लात मारता है, जिसकी वजह से वो हाथ उड़ता उड़ता फौरन से यहाँ गु यान के सामने आ गिरा। गु यान भी उस हाथ को देखकर पहले तो काफी ज्यादा चौंक गया था, फिर वो खुद को संभालते हुए यहाँ पर अपने सोल्जर को डांटते हुए कहता है कि अंधे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, बेवकूफ इंसान, तुम ये क्या कर रहे थे। जो सुनकर दूसरी तरफ वो सोल्जर माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज यंग मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। यहाँ ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक उस वैली का रून एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से बहुत ही तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है। ये देखकर तो उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर तभी अचानक हम यहाँ ऊपर की तरफ ज़ाओचिन को देखते हैं और हमें जानने को मिलता है कि ये सब कुछ तो ज़ाओचिन की ही चाल थी। वो इस हवा का फायदा उठाते हुए किंग गुआन को कहता है कि सबसे पहले तुम हमला करो। जो सुनकर किंग गुआन ने यहाँ गु यान पर हमला करने के लिए फौरन से जंप कर दिया था। यंग मास्टर भी किंग गुआन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उस पर हमला करने के लिए जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कटा हुआ हाथ तो किंग यामा का था, जो कि फौरन से लास्ट मोमेंट पर दोबारा बॉडी के साथ रिजॉइन होते हुए यहाँ यंग प्रिंस के पैर को जकड़ लेता है, जिसकी वजह से यंग प्रिंस चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये क्या बला है। तभी अचानक हम देखते हैं किसी मौके का फायदा उठाते हुए किंग गुआन ने उसे एक जोरदार पंच कर दिया, जिसकी वजह से तो गु यान के मुंह से खून निकल आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग यामा भी उसे पैर से पकड़कर जोर से जमीन पर दे मारते हैं। अपने यंग मास्टर को इस तरह से घायल होता हुआ देखकर वो सोल्जर भी अपने यंग मास्टर की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओचिन तो इस सब के लिए पहले से ही तैयार था। वो भी फौरन से अब मैदानी जंग में उतरते हुए अपने मन में कह रहा था कि सबसे पहले मुझे उस चुड़ैल के सारे साथियों को खत्म करना होगा, जिसके बाद मैं उस खूबसूरत चुड़ैल को भी इस बारी नहीं छोड़ूंगा। बेशक ज़ाओचिन को वो लड़की प्यारी तो लगती है, लेकिन वो बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं। ज़ाओचिन यहाँ ये सब सोचते हुए उन सोल्जर्स को ठिकाने लगा रहा था। पीछे की तरफ हम मंकी किंग को भी देखते हैं, जो कि जमीन में ट्रेवल करते हुए यहाँ पर इन सोल्जर्स को निपटा रहा था। तीसरी तरफ यहाँ किंग गुआन अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए गु यान को जान से मारने की कोशिश करने लगा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर ज़ाओलिनीर आ गई, जो कि किंग गुआन पर हमला करके उसे पीछे की तरफ हटाते हुए कहती है कि ओए अजीब से दिखने वाले क्रीचर, पीछे हटो। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ फाइट चल रही थी। गु यान होश में आते हुए यहाँ जख्मी हालत में कहता है कि कमीने लड़के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इन स्केलेटन्स के साथ हाथ मिलाकर मुझे जान से मारने की साजिश रची, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। जो कहते साथ ही गु यान यहाँ पर लाइफ स्क्रॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद की सारी इंजरीज को दोबारा से रिकवर करने लगा। सामने की तरफ यहाँ ज़ाओलिनीर अभी भी किंग गुआन से फाइट कर रही थी, जिसकी मदद करने के लिए फौरन से बीच में किंग यामा भी आ जाता है, जिसने तेजी के साथ आते हुए ज़ाओलिनीर के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओलिनीर भी काफी ज्यादा समझदार है। वो अपनी तलवार को हाथ से छोड़ते हुए अचानक से उसे किक कर देती है, जो कि किंग यामा को लगने वाली थी, इसलिए वो मजबूरन ज़ाओलिनीर को छोड़कर साइड पर हट गया। तभी मैदान में मंकी किंग एंट्री लेता है, जो कि यहाँ पर अपने भाइयों की मदद करने के लिए पहुंच गया था। उसकी यही एबिलिटी है कि वो जमीन के अंदर से निकलते हुए यहाँ मिस ज़ाओलिनीर के पैर पकड़ लेता है, ताकि उसके भाई यहाँ मिस ज़ाओलिनीर पर हमला कर सके। लेकिन सामने की तरफ मिस ज़ाओलिनीर भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, बल्कि वो अकेले यहाँ इन तीनों स्केलेटन वॉरियर्स का मुकाबला कर रही थी। और वो साथ ही साथ कहती है कि तुम बेकार से दिखने वाले क्रीचर्स, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम मुझे जान से मार पाओगे? पर असल में इन स्केलेटन्स का ये प्लान था ही नहीं कि वो मिस ज़ाओलिनीर को पूरी तरीके से जान से मार सके, बल्कि इनका काम ही यही था कि ये मिस ज़ाओलिनीर को तब तक उलझा कर रखे जब तक ज़ाओचिन मौके का फायदा उठाकर यहाँ गु
गुयान को जान से नहीं मार डालता। प्लान के मुताबिक ज़्याओचिन ने भी बिल्कुल ऐसे ही करने की कोशिश की। वो एक सोल्जर को मारते हुए अचानक से उसकी तलवार छीन लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तेजी के साथ गुयान की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो गुयान पर तलवार से हमला करते उसे जान से मार डाले, पर उसकी लाइफ स्क्रॉल टेक्निक उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, जो कि ज़्याओचिन के हमले को ब्लॉक करके अचानक उससे पीछे की तरफ धकेल देती है, क्योंकि असल में गुयान की रिकवरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए वो एक बार फिर से यहाँ फाइट करने के लिए तैयार हो चुका। जबकि ज़ाओलिनीर भी तेजी के साथ जंप करते हुए गुयान के साथ आकर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ वो तीनों स्केलेटन वॉरियर भी जंप करते हुए फिर से ज़्याओचिन के साथ आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ एक तरफ अब ये 4 थे और सामने की तरफ से ज़ाओलिनीर, गुयान और उसके कई सारे सोल्जर्स भी है। ज़्याओचिन को इस बात की उम्मीद नहीं थी, उसका प्लान यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुयान यहाँ ज़्याओचिन की तरफ देखते हुए कहता है कि पहले मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। इस बार मैं तुम्हें अपनी असली स्किल्स दिखाने वाला हूँ। जो कहते साथ ही अचानक गुयान वहाँ पर एक स्क्रोल को समन कर चुका, जिसे वो स्क्रोल फ्रीज सेंट्रीपीड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का नाम देता है। इस टेक्निक के दौरान हम देखते हैं कि वो स्क्रोल एक बहुत बड़े डोमेन में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो कि पूरी तरीके से ज़्याओचिन और उसके 3 स्केलेटन दोस्तों को घेर लेता है। यहाँ ज़्याओचिन हैरानगी के साथ उस स्क्रोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को देखते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि जरा ध्यान से, इस लड़के गुयान की ये स्क्रोल टेक्निक्स काफी जरा यूनिक और खतरनाक है। यहाँ ज़्याओचिन अभी ये कह ही रहा था, पर तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुयान ने अपनी फ्रीज जीरो टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से वो सामने की तरफ मौजूद हर एक चीज को फ्रीज करने लगा। यहाँ इससे पहले कि ज़्याओचिन और उसके 3 स्केलेटन दोस्त इसके बारे में कुछ भी समझ पाते, तब तक उनके लिए काफी जरा देर हो चुकी थी। वो चारों तरफ से गिर चुके थे और अचानक ही हम देखते हैं कि वो तीनों स्केलेटन वॉरियर्स यहाँ फ्रीज होने लगे। किंग यामा देखता है कि वो फ्रीजिंग एनर्जी तेजी के साथ ज़्याओचिन की तरफ भी बढ़ने लगी है। वो खुद तो बेशक मूव नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी बॉडी के टुकड़े कर सकता है, यही उसकी एबिलिटी है। इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ को काटते हुए तेजी के साथ ज़्याओचिन पर ही हमला बोल दिया, जो कि ज़्याओचिन को हिट करते हुए फ्रीज जीरो के एरिया से बाहर की तरफ पुश कर देता है। और इसी वजह से बेशक वो 3 स्केलेटन वॉरियर्स तो यहाँ पर फ्रीज हो गए, लेकिन किंग यामा के हाथ की वजह से ज़्याओचिन पुश होकर बाहर की तरफ बच गया था, जो देखकर ज़्याओचिन पीछे की तरफ पलटते हुए यहाँ किंग यामा का नाम जोर से चिल्लाता है। वो इस बात को लेकर काफी जरा गमज़दा हो गया। जबकि दूसरी तरफ गुयान इसी के साथ नहीं रुकने वाला, बल्कि वो ज़्याओचिन से कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब इसके सेकंड लेवल में तुम मेरी फ्रीजिंग सेंट्रीपीड स्पिरिट को देखने वाले हो। गुयान की ये कहते साथ ही अचानक वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ईवल सेंट्रीपीड की स्पिरिट समर हो जाती है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए ज़्याओचिन को धीरे धीरे करके घेरने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो सेंट्रीपीड यहाँ ज़्याओचिन पर हमला कर पाता, तभी अचानक गुयान के ऑर्डर पे वो रुक जाता है, क्योंकि गुयान ज़्याओचिन को गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हुए देखना चाहता था। इसलिए वो ज़्याओचिन से कहता है कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अभी भी तुम सरेंडर कर सकते हो और मुझसे माफी मांग सकते हो। मुझे लगता है कि अब तक तुम्हें एहसास हो चुका होगा कि तुम्हारी काबिलियत मेरे सामने कुछ भी नहीं। जो कहते साथ ही एक बार फिर से गुयान ने फ्रीज जीरो डोमेन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सबसे पहले ज़्याओचिन के पैरों पर हमला कर दिया, जिन आइस क्रिस्टल की वजह से ज़्याओचिन के पैरों पर चोट लग जाती है। वो अब अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, और चूंकि ज़्याओचिन माफी भी मांगने के लिए तैयार नहीं, इसलिए गुयान उसे खत्म करने का फैसला करता है। उसने बहुत बड़े बड़े आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ज़्याओचिन पर फाइनल अटैक करने की कोशिश करी, पर इससे पहले कि वो आइस क्रिस्टल यहाँ ज़्याओचिन को टच भी कर पाते, तभी अचानक किंग यामा का वो कटा हुआ हाथ तेजी के साथ जंप करते हुए उन क्रिस्टल से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से किंग यामा के हाथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। शायद किंग यामा दोबारा से अपने हाथ को कभी भी रीयूनाइट नहीं कर पाएगा। जो सब देखकर दूसरी तरफ अब ज़्याओचिन को भी काफी जरा गुस्सा आ चुका था। पहले वो जो सिर्फ प्लानिंग करके जीतना चाहता था, अब उसने भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने शुरू कर दिया, जिससे वो खुद को आजाद करते हुए कहता है कि गुयान तुम मरना डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। जो सुनकर भी दूसरी तरफ गुयान के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझता है। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसका इवल सेंट्रीपीड भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए तेजी के साथ यहाँ ज़्याओचिन को घेरने लगा। जो सब देखकर अंदर की तरफ मौजूद ज़्याओचिन भी खुद को संभालते हुए अचानक से अपनी पावर एक्टिवेट करके गुयान से कहता है कि चलो आगे बढ़ो, अब हम इस जंग को यहीं पर खत्म करते हैं। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो पर 15 के लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी कल ही अपलोड कर दूंगा।